तो मैं विशाल वर्धन यादव स्वागत करता हूं आपके स्टडी चैनल गुरुकुल स्टडी चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर के अगले अध्याय पे करते हैं और आकार के आधार पर कंप्यूटर को जानने और देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई। आकार के आधार पर नंबर 1 मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी कार्य क्षमता अत्यधिक तेज़ थी। ठीक है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था इसकी कार्य क्षमता बहुत तेज़ थी, आकार में अधिक बड़े थे। इतने बड़े थे भाई कि एक पूरे कमरे में इनको रखा जाता था। ये हर घरों में नहीं प्रयोग होता, बड़े बड़ी कंपनियों में इनका प्रयोग होता था भाई। होता था इनका प्रयोग सर्वर के रूप में किया था, नेटवर्क के रूप में किसी बैंक या अन्य कंपनी द्वारा इसका प्रयोग किया था, बैंक में या फिर बड़ी कंपनी में, जैसे ओनेक 110 या फिर 18M29 इस तरीक़े का इसका आकार था। ठीक है। अब फिर दूसरा जो होते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मतलब छोटा, यह मेन फ्रेम के आकार में छोटा था। मिनी कंप्यूटर इसे दिया गया क्योंकि मेन फ्रेम के आकार में, और काफ़ी बड़ा है लेकिन जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था उससे छोटा है, आकार में छोटा है। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। मतलब अब पूछ लेगा किसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया है, तो मिनी कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। छोटी कंपनियों या संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटी कंपनियों या फिर संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसका ESP9000, फिर इसका राइस 600। ठीक है, इस तरह का मतलब इसके वर्जन आने लगे। माइक्रो कंप्यूटर, तीसरे नंबर पे माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर काफ़ी छोटा या पोर्टेबल होता है। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर का विकास होने के कारण ये कंप्यूटर बनाना शुरू हुआ, जैसे लैपटॉप, पैमटॉप, टैबलेट। अब जब भाई माइक्रो प्रोसेसर का जब निर्माण हो गया तो छोटे छोटे कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, पैमटॉप, टैबलेट आदि का निर्माण। माइक्रो कंप्यूटर में क्या क्या आते हैं? लैपटॉप, माइक्रो मतलब जो छोटे आकार के कंप्यूटर हुए जिसे एक स्थान पे दूसरे पोर्टेबल हो सकते थे, मतलब काफ़ी छोटे या पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लिया जा सकता था या फिर रखा जा सकता था। फिर उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर परिणामों को जानने के लिए जो डिजिटल भाग प्रयोग में लाया जाता है, जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर में स्क्रीन स्पीड का प्रदर्शन करता है। जैसे जो गाड़ियों में लगा होता है स्पीडोमीटर, स्पीड नापने के लिए, मोटरसाइकिल में, कार में या फिर एरोप्लेन में या फिर ट्रेन में जो स्पीड नापने के लिए, तो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। भाई देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सर्वाधिक तेज गति से कार्य कर। सुपर का मतलब ये है कि एकदम फास्ट, एकदम धकाधक कार्य करना। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति से कार्य होता था। इसका प्रयोग मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष आदि के लिए प्रयोग किया। अब ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए कि कौन से कंप्यूटर का प्रयोग मौसम भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रयोग किया था। ये जितने भी मौसम विभाग की संस्थाएं हैं, भविष्यवाणियाँ, जो मौसम की भविष्यवाणियाँ करते हैं कि बारिश होने वाली है, इतने स्पीड से बारिश होगी, तूफान आएगा, ये सब। अंतरिक्ष यात्रा में जो बड़े बड़े अंतरिक्ष केंद्र बने हुए हैं, यात्रा में इनका जो जाने के लिए, फिर उनके देखने के लिए कहाँ पहुँचा क्या हुआ, इस सब का प्रयोग, इसका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे T3A सुमित। ठीक है, ये एक वर्जन है इसका। ठीक है भाई। प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। अब प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं कि कैसे प्रयोग के आधार पर कैसे कंप्यूटर हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। भौतिक मात्राओं को मापने के लिए तथा परिणामों को जानने के लिए मशीन उपकरण व उसका भौतिक भाग प्रयोग में लाया जाता है। इसे गाड़ी के स्पीडोमीटर सुई स्पीड बताती है। जो स्पीडोमीटर होता है कि स्पीड जो होता है, सुई होती है, इसे घूमती रहती है चारों तरफ, 120 में जा रहा है, 365 में जा रहा है, उसका पता होता है। ठीक भाई। अब डिजिटल कंप्यूटर में देख लेते हैं। परिणामों को जानने के लिए जो डिजिटल भाग प्रयोग किया जाता है, जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर, स्क्रीन स्पीडर या प्रदर्शन के लिए किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर का वर्गीकरण आगे देख चुके थे, एक बार और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य पर आधारित। ठीक है। ये जो उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी। अब आगे हम पढ़ चुके थे कि पीढ़ियाँ क्या हैं, तो इसमें पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पाँचवीं पीढ़ी, जो अगले वीडियो में हम लोग देखे थे कंप्यूटर इतिहास में,
उसमें प्रथम पीढ़ी की जैसे कंप्यूटर था, दिखाए थे आप लोगों को, उसी के बारे में और इसी पीढ़ियों के बारे में हम लोग देखेंगे। आकार पर आधारित कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। फिर उद्देश्य पर आधारित, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अब आकार के आधारित कंप्यूटर को वर्गीकरण कीजिए, जैसे मेन फ्रेम दिया है, मिनी दिया है, माइक्रो, सुपर दिया है। ये कुछ में पूछ लेगा, इसका मतलब नीचे से दे देगा, ऊपर से दे देगा, बीच में से चारों का दे देगा, पूछेगा इसको सीक्वेंस से लगाइए, आकार के आधार पर लगाइए। फिर यह उपयोगिता के आधार पर पीढ़ी में जो आने वाले कंप्यूटर हैं, पहली पीढ़ी के कौन कंप्यूटर थे, दूसरी पीढ़ी के, ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमारे साथ एकदम आसानी देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर दोबारा वीडियो देखिएगा, नहीं समझ आता तो कमेंट करिएगा, फिर से हम लोग इसको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ठीक है। अब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बताए थे आपको, ये बड़ा ही से था, उसमें एक ही में सब कुछ था। ठीक है भाई। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, सर्वप्रथम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ इसमें। इसके पीढ़ी के आकार में मशीन भाषा को आसानी से संचालित करते थे, मशीन भाषा का प्रयोग इसमें होने लगा था, जिसे 0111 बाइनरी था, उसी बाइनरी को ही मशीन भाषा लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक भाई। इसी पीढ़ी में कंप्यूटर मशीन भाषा को संचालित करते थे। मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग, पंच कार्ड बताए थे आपको, पंच कार्ड का, मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग सन 1992 में ग्रेस हापर द्वारा, ये महत्वपूर्ण है, ग्रेस हापर द्वारा 1992 में ग्रेस हापर द्वारा मशीन भाषा का आविष्कार किया गया। अब देखेंगे मशीन भाषा का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, तो 1992 ईस्वी में ग्रेस हापर द्वारा मशीन भाषा का आविष्कार हुआ। मशीन भाषा क्या है, बाइनरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, 0101 के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। जो हम लोग 1 2 3 4 5 या ABCD टाइप करते हैं, वो अपना भाषा, वो कंप्यूटर जो है उसकी अलग भाषा है, वो अपने भाषा में इसे कन्वर्ट करके पढ़ता है। ठीक है। उसका 011 के फॉर्म में होता है मशीन भाषा का आविष्कार। ठीक है। इसके कारण कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना और थोड़ा आसान हो गया। अब जब मशीन भाषा का प्रयोग होने लगा तो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम था, जैसे पाइथन प्रोग्राम और CC लैंग्वेज, जो प्रोग्राम लिखने वाली भाषा है, इनको और आसान हो गया। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर इनेक, यूनिवेक, मार्क 1, IBM आदि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। ठीक है भाई। इनेक, मार्क 1, IBM आदि बैच ऑपरेटिंग का प्रयोग हुआ। ठीक है। ये देख लिए पहली पीढ़ी, अब सब लोग समझ गए होंगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के स्थान पर छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ये 1956 से 1964 के बीच में प्रयोग हुआ। इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। अब क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब हुआ, तो दूसरी पीढ़ी में हुआ भाई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा। असेंबली भाषा का प्रयोग कब हुआ, तो ये दूसरी पीढ़ी में। मशीन भाषा का प्रयोग कब हुआ, तो पहली पीढ़ी में हुआ। अब मशीन भाषा का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। ठीक है। इसमें उच्च स्तरीय भाषा कोबाल का प्रयोग हुआ। कोबाल का प्रयोग किस में हुआ, उच्च स्तरीय भाषा का द्वितीय पीढ़ी में हुआ। ठीक भाई। मेमोरी में पंच कार्ड के स्थान पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग हुआ। पंच कार्ड के स्थान पर सर्वप्रथम चुंबकीय डिस्क जो है, ये चुंबक को लगाया गया, जिससे मतलब उसमें भी डाटा सेव होता चुंबक के आधार पर। ठीक है। इसमें JBM 1620, यूनिवेक 1108 वर्जन के कंप्यूटर थे। तीसरी पीढ़ी, ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। IC पर कई सारे रजिस्टर, कैपेसिटर व ट्रांजिस्टर होते थे। मतलब जो IC था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, उसमें कई सारे रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। इन कंप्यूटरों का प्रयोग डेसिबल मैनेजमेंट, ऑनलाइन सिस्टम आदि में किया जाता था। जो ऑनलाइन सिस्टम, जैसे कि कई सारे सूचनाओं को या फिर यूट्यूब, गूगल के कार्यों में इसका प्रयोग होता था। तीसरी पीढ़ी का जो विकास हुआ, ये 1964 से 1971 के बीच में इसका प्रयोग है। चौथी पीढ़ी का जो आज तक भी प्रयोग हो रहा है, चौथी पीढ़ी 1971 से आज तक इसका भी प्रयोग हो रहा है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में LSI लार्ज सर्किल इंटीग्रेशन व VLSI वेरी लार्ज सर्किल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ।
माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ ई हॉफ ने किया। माइक्रो प्रोसेसर का विकास ई हॉफ ने किया, ठीक है, हॉफ ने किया, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया भाई? तो ई हॉफ ने किया, ठीक है, ई हॉफ ने। माइक्रो प्रोसेसर का विकास ई हॉफ ने किया। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते रहिएगा कापी पेन। जब पढ़ने का शुरुआत की तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कापी और पेन लेके बैठिए और एक एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते रहते हैं उसको नोट करते रहिए, ठीक है। ये आपको CCC, ओ लेवल और पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर जो जिन परीक्षाओं में वो सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, ठीक भाई। इसमें चुंबकीय डिस्क के स्थान पर सेमीकंडक्टर का प्रयोग हुआ। अब पूछ लेगा सेमीकंडक्टर का प्रयोग किस में हुआ, किस पीढ़ी में हो? तो चौथी पीढ़ी में हुआ, 40s पीढ़ी, ठीक है, सेमीकंडक्टर का। इसमें सी भाषा, अब बहुत महत्वपूर्ण, सी लैंग्वेज का प्रयोग कब हुआ? सी भाषा का प्रयोग, इसमें इंटरनेट का विकास तेज़ी से हुआ। इसमें इंटरनेट का विकास किसमें हुआ? चौथी पीढ़ी में हुआ भाई। सी भाषा का प्रयोग भी इसमें तेज़ी से हुआ, ठीक है। सी भाषा का विकास हुआ, इंटरनेट का प्रयोग और तेज़ी से हुआ। विकास मतलब प्रयोग जो है तेज़ी से हुआ। अब सबसे लास्ट जो पीढ़ी है भाई वो 5वीं पीढ़ी है। कुछ साल पहले से आगे तक, मतलब कुछ साल अभी पहले जल्द ही से, मतलब लगभग 1995 या 91 से अभी मतलब अभी तक चल रहा है जो 5वीं पीढ़ी में। इस पीढ़ी में ULST अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होने लगा। पोर्टेबल PC टैबलेट का सर्वाधिक विकास हुआ। इसमें टैबलेट और फिर PC, मतलब PC जो होता है ये कंप्यूटर को कहा जाता है, जिसमें एक छोटा सा इसी कंप्यूटर होता है। इसमें एक CPU होता है छोटा सा, इसमें एक कीबोर्ड होता है, इसमें एक माउस होता है और फिर लाइट को मैनेजमेंट करने के लिए एक UPS लगा होता है। इसे अनसपोर्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है। UPS का फुल फॉर्म होता है अनसपोर्टेड पावर सप्लाई, UPS का, ठीक है भाई। थैंक यू। अगले अध्याय में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।